नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम कक्षा 12 NCERT इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसका हम अध्ययन करेंगे। पाठ पहला देखेंगे और सबसे पहले मैंने पाठ 3 लिया है आधुनिक भारत वाला, तो इसमें जो घटनाक्रम है उसको देखेंगे। ये हालांकि पहली जो PDF है इसमें पाठ्य पुस्तक की जो निर्माण समिति है आदि सब के बारे में दिया गया है। ये जो पाठ्य पुस्तक है वो किन किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो पहली बात विशेष रूप से कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं जिनका कि 11 तारीख को अभी परीक्षा है, वो भी इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनके लिए तो उपयोगी है ही। और साथ ही साथ अगर आप नेट या सेट इतिहास से दे रहे हैं, UPSC या फिर RPSC में RS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय से दे रहे हैं, या फिर आप सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में सामाजिक विज्ञान विषय से दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने खास चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। 31 पेज की PDF है। पहला जो पार्ट है वो 31 पेज का है। उसमें से खास चीज़ों को जहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, छोटे क्वेश्चन। उसके अलावा थोड़ा सा विस्तृत चर्चा भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये जो किताबें हैं NCERT वाली, इसमें जो परंपरागत किताबों में जिस तरह से 1857 की क्रांति या फिर मान लीजिए बंदोबस्त जिस तरीके से दे रखे होते हैं, इसमें थोड़ा सा भिन्न है। इसमें एक तो जो स्रोत है उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो मूल स्रोत है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज़ों की सरकार की कोई रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा गया, कोई विदेशी यात्री आया उसने क्या कहा, तो साथ साथ में वो भी इसमें विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया है कि इतिहास के मूल स्रोत जो है वो क्या कहते हैं। दूसरी बात, इन NCERT की किताबों में बाकी पुस्तकों में या सामान्यतः क्या होता है कि महत्वपूर्ण घटनाएं जो है राजा महाराजा से संबंधित उन्हीं को दिखाया जाता है, उन्हीं का वर्णन होता है। इसमें आम जो घटनाएं हैं कि आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा, जो ग्रामीण समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जो अनछुए पहलू है उनको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस किया गया है कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, वहाँ क्या चल रहा था। तो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक कमेंट के रूप में ज़रूर देवें। पाठ का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, उपनिवेशवाद और देहात। देहात का मतलब होता है गांव, ग्रामीण इलाका। उपनिवेशवाद का मतलब अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया, भारत पर उन्होंने राज किया, तो भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। यानी साम्राज्यवाद अंग्रेज़ों का उपनिवेश और देहात। तो इसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन भी कुछ मात्रा में किया गया है। जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत में किसानों ने तंग आकर दंगे कर दिए, तो उन दंगों के समय जो रिपोर्ट आई, दक्कन दंगा रिपोर्ट, तो उसका यहाँ उल्लेख मिलेगा। कुछ और भी का भी रिपोर्टों का उल्लेख मिलेगा। तो इसमें देखिए जैसे शुरुआत में क्या कहा गया है। पहले मैं आपको आप इन लाइनों को जैसे पढ़ने लगेंगे के साथ साथ में, तो आपका ध्यान थोड़ा सा भंग हो जाएगा। तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, उनके माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी हाईलाइट की हुई PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप GK बाई मुकेश ढाका नाम से सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ आप हाईलाइट PDF में हाईलाइट को तो बार बार रिविज़न कर सकते हैं नोट्स के रूप में, और बाकी भी पढ़ने की इच्छा हो तो ये 30 पेज की जो PDF है 31 पेज की, उसे आप पढ़ के पहला पाठ पढ़कर संतुष्टि कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है शुरुआत में कि जो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया, बंगाल वाला जो इलाका है उसके ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया था, और उस इलाके पर उन्होंने फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जंगलों के ऊपर भी उन्होंने स्वामित्व करना शुरू कर दिया। कैसे? जंगलों में सामान्यतः है जो आदिवासी लोग रहते थे, जैसे संथाल है, पहाड़िया है, पहाड़िया नाम भी आएगा, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो वो अपनी दुनिया में मस्त थे, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जंगलों से उनके उत्पाद हो जाता था, जंगलों में आराम से खेती की आवश्यकता होती तो जंगल को काटा, बीज छिड़क दिए, खेती कर ली। इसे झूम खेती कहते हैं, झूमिंग। और फिर अगले साल 2-3 साल बाद दूसरे स्थान पे चले गए, वहाँ खेती कर ली। जंगल से शहद है, रेशम है, कुछ उत्पाद है, पत्ते हैं, उनको कहीं शहर में ले जाके बेच दिया, कुछ रुपए प्राप्त कर लिए। यानी एक उनकी आज़ाद ज़िंदगी थी। अंग्रेज़ों ने उनके जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को एक तो आवश्यकता पड़ी कि अंग्रेज़ चाहते थे कि खेती जो है वो बढ़े,
ताकि उनके आमदनी हो, निवेश वगैरह हो। तो खेती में निवेश करने पर बल दिया उन्होंने, तो जंगलों को कटवा के साफ करवाया और कृषि भूमि का विस्तार किया। इससे उनके जीवन में हस्तक्षेप हुआ और अंग्रेज़ों ने विभिन्न प्रकार के वन से संबंधित, वन उत्पाद से संबंधित नियम बना दिए। इससे भी उन लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और इनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति या विदेशियों के प्रति एक आक्रोश की भावना जो है वो पैदा होने लगी। तो देहात का मतलब गांव होता है और मुख्यतः है शुरुआत में हम एक तो पहाड़िया लोग, पहाड़िया का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इनको नाम दिया पहाड़िया। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, जंगलों में जो लोग बसे हुए थे उनको पहाड़िया कहेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक संथाल जनजाति के लोग भी आ गए। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये किसान लोग हैं और इसका यहाँ आगे वर्णन दिया हुआ है नीचे। कपास जो है वो गांव से मंडी ले जा रहे हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर बंगाल की घटना का वर्णन किया गया है। जैसे वर्तमान में बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ये वाला जो इलाका था मुख्यतः जो बंगाल वाला, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत में अपने पांव जमाए थे। बंगाल और वहाँ के जमींदार। अब हम आगे का पाठ पढ़ें उससे पहले 3-4 शब्दों को हम समझ लेते हैं। जैसे एक तो जमींदार। जमींदार कौन होता है? नाम से पता चल रहा है ज़मीन, ज़मीन का जो मालिक, तो वो हो गया ज़मींदार। इसको शॉर्ट में नए ऊपर आ गया तो आप समझ गए कि जिनके पास में बड़ी ज़मीन थी, बड़े भूस्वामी थे, वो जमींदार कहलाए। जमींदार कह सकते हैं, सामंत कह सकते हैं। जोतदार कौन थे? जोतदार, जोत मतलब खेत को कहते हैं वैसे, जोत यानी खेत को, खेती, खेत। तो यहाँ जोतदार का मतलब हो गया धनी किसान, बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े चौधरी, जैसे जिनके पास बड़ी भूमि थी। जमींदार से छोटे थे ये, जमींदार के अंडर में थे हालांकि ये, मगर आम किसानों से काफ़ी बड़े, शक्तिशाली, ताकतवर थे। और इनके खेतों में फिर कई सैकड़ों किसान कार्य करते थे और इनको फसल देते थे। जोतदार क्या करते हैं, जैसे मान लो इनके पास में खेत है, 500 बीघा खेत है। अब इन्होंने कह दिया कि ठीक है, कि रैयत को बोल दिया किसान को कि इसको बालो और जो फसल हो उसकी आधी मुझे पहुंचा दो। तो इनके तो बैठे बैठे ज़मीन के बलबूते मिल रही थी, तो धनी थे, शौकीन थे, ताकतवर थे। रैयत का मतलब हो गया आम किसान। ठीक है, तो रैयत नाम भी यहाँ पे बार बार आए तो आप ध्यान में रखना, किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है रैयत। ट्रिक आप याद रख सकते हैं, किसान का काम होता है रेत, रेत यानी मिट्टी, तो रेत में ही काम होता है, तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं रैयत। कलेक्टर, कलेक्टर पद जो है वो था कि जिला स्तर के ऊपर राजस्व इकट्ठा करना, यानी इनसे, जमींदारों से जो राजस्व है यानी टैक्स है, जो धन है वो लेकर आगे कंपनी को जमा करवाना। स्थायी बंदोबस्त क्या था, ये अंग्रेज़ों ने किसानों के साथ में, जमींदारों के साथ में, मुख्यतः जमींदारों के साथ में लागू किया था कि आप एक फिक्स जो है लगान कर देते हैं, तो एक बार के लिए तो ज़्यादा है पर उसको बार बार नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा कह के और उनके साथ में एक बंदोबस्त यानी कि एक व्यवस्था, बंदोबस्त का मतलब एक समझौता किया गया। महाल का यहाँ तात्पर्य होगा गांव से। तो ये कुछ शब्द हमने देख लिए। अब है बंगाल और वहाँ के जमींदार। तो बंगाल और उसके ज़मींदारों के बारे में बात बताई गई है कि ज़मींदार जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के आने तक काफ़ी अच्छी स्थिति में थे, काफ़ी धनवान थे और एक तरह से राजा उनके लिए शब्द काम में लिया जाता था, राजा ही थे वो एक तरह से। परंतु जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने व्यवस्थाएं लागू की तरह तरह की, तो ज़मींदारों के ऊपर शिकंजा कसता गया। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वर्धमान में एक नीलामी की घटना। नीलामी का क्या मतलब होता है, मैं एकदम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो नीलामी का मतलब हो गया कि कोई चीज़ है उसको बोली लगाकर बेचना, कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो बोली लगाई उसको बेच दी। तो 1793 में कॉर्नवालिस जो यहाँ का वाइसराय था, गवर्नर जनरल बंगाल का, उसने एक व्यवस्था लागू की जिसे इस्तमरारी कहते हैं। तो इस्तमरारी या स्थायी, एक ही चीज़ ध्यान रखना, इस्तमरारी। अब छोटा प्रश्न आ सकता है कब लागू हुआ, तो 1793, आप इसको याद रखना, 1793। तो इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी का मतलब उन्होंने कहा कि हर साल लगान लगाते हैं कि इस बार फसल ज़्यादा हुई, कम हुई, क्यों ना एक साथ ही लगा दें, 10 साल 15 साल फिक्स कर देते हैं कि एक साल मान लो 10 साल के लिए लगा दिया, ठीक है, कि 10 साल तक बढ़ाएंगे नहीं,
परंतु पहले साल बढ़ावा देना पड़ेगा, तो 1-2 साल बोझ रहेगा, फिर मान लो कभी फसल ज़्यादा हो गई तो फ़ायदा भी हो गया, अंग्रेज़ों को तो कम ही देना है। यानी इस प्रकार से इन्होंने ये मान लो कि एक तरह से झांसे में ले लिया। तो जमींदारों और जमींदार कर भी क्या सकते थे, अंग्रेज़ शक्तिशाली थे, सेना थी, तो जैसी वो व्यवस्था कर रहे थे वो तो उनको माननी पड़ती थी। तो महाल का मतलब गांव होता है भू संपदा। तो 1793 में अंग्रेज़ों ने एक इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें राजस्व की रकम जो है ना वो बड़ी भारी भरकम थी। तो वो रकम क्या है कि फिर ज़मींदार चुका नहीं पाते थे, क्योंकि मान लो कभी अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने से काम नहीं चलता है। जैसे मान लो हमने भी नाम लिया जोतदार का, जो बड़े किसान थे ज़मींदार के अंडर में, वो भी क्या है कि ज़मींदारों से थोड़ी ईर्ष्या भावना होती थी, तो वो कर देते नहीं थे, बकाया रख देते थे, फिर कहते देंगे देंगे, हर साल कुछ ना कुछ शेष रख देते, तो वो बढ़ता जाता। अब जब ज़मींदार के ऊपर कर बढ़ गया तो कंपनी उसके ऊपर दबाव डालती कि या तो वो चुकाओ। अब वो रुपए हो जाते हैं लाखों में, करोड़ों में, अब चुका नहीं पाते हैं तो फिर कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन बेच रहे हैं, इससे जो आएगा राजस्व वो कंपनी रख लेगी और नए आदमी को दे देगी। तो इस प्रकार से ये जो है नीलामी की प्रक्रिया पे यहाँ एक वर्धमान जागीर है, उसकी घटना किताब में बताई गई है। समझ में आ रहा होगा आपके, कोई ज़्यादा अभी कठिन भी नहीं है। खरीदार राजा, अब देखो जमींदार भी कम नहीं थे, लोकल थे और कलाकार तो थे ही, अंग्रेज चालाक थे, तो कुछ जमींदार भी तो बुद्धि रखते थे। अब जमींदारों ने क्या किया कि चलो ज़मीन तो बिक रही है, मजबूरी है, जोतदारों ने और छोटे किसानों ने, किसान अकाल पड़ जाए तो वैसे वो गरीबी गाने लगते हैं कि कहाँ से लाएं, जोतदार जानबूझ के नहीं दे रहे थे कई बार। तो ऐसे करके मतलब जमींदार जो है वो कर नहीं लेने से उनकी नीलाम हो रही थी। अब वो कलाकारी क्या करते कि जमींदार खुद जो है मान लो ज़मीन नीलाम हो रही है तो वो क्या करते, ज़मीन खरीदने वाला जो होता था ना, नया व्यक्ति, मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, और इसकी नीलामी हो रही है, तो ये मान लो कोई राजा है, ठीक है, उसका मतलब जमींदार, अब ये इसका मालिक है, अब इसको नीलाम करनी पड़ रही है, तो यहाँ बोली लगाने वाले आ गए, मान लो 3-4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी। अब ये क्या होते थे, इसी के आदमी होते थे, तो ये खुद सबसे बड़ी बोली इसने लगा दी, ठीक है, और ये दूसरे जो है वो चुप रह गए और ये इसने खरीद लिए। तो वैसे ये रहा तो प्रभाव इसी का ना। तो इस प्रकार से क्या है, खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट होते थे और उनसे फिर वो एक तरह से ज़मीन उसी का वो रहता था, उसके ऊपर प्रभाव। तो इस प्रकार से जमींदारों ने भी अपनी ज़मीन को बचाने का प्रयास किया। ये आप देख पा रहे हैं, देखो ये महल जो है यहाँ का चित्र दिखाया गया है, इस प्रकार के महल, ये राजस्थान के महलों से अलग देख रहे हैं। ये जो शैली है वो कुछ ब्रिटिश शैली को अपनाने का प्रयास किया गया है। कलकत्ता का राजमहल, ये जमींदारों के इस टाइप के महल होते थे। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अब राजस्व यानी जो कर है वो अदा नहीं किया जाता था हर साल। कई बार किसान जो है उनकी दशा खराब हो जाती, कई बार जो जोतदार है यानी बड़े किसान है वो जानबूझ कर नहीं देते, और कई बार ज़मींदार जो है वो गड़बड़ भी कर देते, और कई बार हकीकत में मान लो उनके पास राजस्व आता ही नहीं। अब कंपनी ने तो फिक्स कर रखा है कि ये 10 करोड़ देने हैं तो देने ही हैं, तो इस प्रकार से क्या है, समस्या हो जाती। तो बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी, बार बार अकाल पड़ रहे थे, तो इनके कारण खेती में पैदावार घटती जा रही थी, तो आदि चीज़ों के कारण राजस्व नहीं दिया जा रहा था। तो अंग्रेज क्या करते, कहते कि नीलाम कर दो। तो इस प्रकार से जमींदारों के ऊपर शिकंजा जो है वो कसता गया और उनकी ज़िंदगी जो है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ये फोटो में आप देख रहे हैं कार्नवालिस सॉरी। तो इसी ने क्या है वो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, फोटो देख लो आप अच्छे से, और 1793 में किया था। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 जो लड़ाई हुई थी, उसमें ये ब्रिटेन की तरफ से सेना का कमांडर था, हालांकि हार गया था। वहाँ से हारने के बाद में इसको भारत भेज दिया और 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कब हुआ, 1793, याद रखना आप, ठीक है। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय, इसी ने स्थायी या इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। छोटे किसानों के लिए यहाँ एक यौमन शब्द काम में आया है, रेत भी कहते हैं, यौमन भी कहते हैं, तो ये शब्द आप याद रखना। बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों से 7 इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। तो बंगाल के राजा, यहाँ राजा शब्द जमींदार के लिए काम में आया है। ताल्लुक का क्या मतलब होता है, वैसे ताल्लुक का मतलब होता है रिश्ता। कई बात होता है ना कि आपके इसके साथ क्या ताल्लुकात है, तो ताल्लुक यानी रिश्ता, रिश्तेदार।
तो एक तरह से वो रिश्तेदारी हो गई ज़मीन के। तो ये बात हम कर चुके हैं। अब देखो, कहने के लिए राजा थे, मगर हकीकत में जमींदार की स्थिति क्या बन गई थी, एक तरह से समाहर्ता यानी कि संग्राहक की भूमिका हो गई थी, बल्कि राज्य का वो संग्राहक मात्र था। मौर्य काल में समाहर्ता एक अधिकारी हुआ करता था जो कर इकट्ठा करता था। तो एक तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि जमींदारों के रूप में उनकी स्थिति वो हो गई थी। ठीक है, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। देखो, लाइन टू लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जहाँ क्वेश्चन बनेगा वो समझ रहे हैं, और जहाँ कुछ और प्रश्न बन सकते हैं वो भी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपकी लाइन टू लाइन पढ़ने की इच्छा हो तो आप PDF पढ़ लेना। रिवीजन करना हो शॉर्ट में तो हाईलाइट वाली कर लेना। ताल्लुकदार का मतलब, ताल्लुक यानी संबंध, यानी वो एक तरह से, हाँ यहाँ ताल्लुक का मतलब हो गया है क्षेत्रीय इकाई। जैसे मान लो तहसील है एक तरह से, तो वो ताल्लुक हो गया। तो ताल्लुक का मतलब क्षेत्रीय इकाई, ये आप यहाँ याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये जो कलरफुल दिए हुए होते हैं ना, उन्हीं में से सीधे एग्जामिनर, चाहे वो RPSC के हो चाहे बोर्ड वाले हो, क्वेश्चन उठा लेते हैं। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, तो इसकी हम बात कर चुके हैं कि कई बार तो जमींदार की खुद की ही इच्छा जो है वो हो जाती थी खाने की, राजस्व बचा कर रखने की। कई बार जो जोतदार है वो इनको देते नहीं थे, कई बार अकाल वगैरह पड़ जाता था। तो इस वजह से हर साल फिक्स किया हुआ थोड़ी हो सकता है कोई, अगर अंग्रेज़ों ने तो फिक्स कर दिया तो क्या हुआ कि इनके बड़ी दिक्कत आई। तो राजस्व की रकम में जो है वो बढ़ती गई। मान लीजिए पिछले साल अंग्रेज़ों ने मान लो 10 करोड़ तय किए, 1 करोड़ बाकी रह गया कि अगले साल दे देंगे, अब अगले साल और 1 करोड़ बाकी रह गया। तो ऐसे करते करते 3-4 सालों में वो इतनी राशि हो जाती थी कि फिर उसको चुकाना लगभग असंभव हो जाता था। तो ज़मींदार असफल क्यों रहे, तो उसके कुछ कारण हैं। पहली बात, प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, यानी जैसे हैं कि जो मांग रखी थी ना कंपनी ने वो ऊंची थी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो प्रारंभिक मांग ऊंची थी, तो शुरुआत में मान लो बड़ी राशि तय कर दी, तो अचानक उसको चुकाना, धीरे धीरे बढ़ाते ना तो अलग बात थी, पर उन्होंने तो कहा कि हम तो एक साथ बढ़ा रहे हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो अंग्रेज़ों को तो केवल दाम से मतलब था, पैसे से मतलब था। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि जो है समस्या आई उनके। दूसरी बात कि जैसे कई बार हानि हो जाती, कई बार कृषि उत्पाद जो है वो कम होता, कई बार कीमतें बढ़ जाती। ठीक है, और कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। अब कई बार जैसे मान लो भाव अच्छे नहीं हो तो फिर फसल बेचने में कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके अलावा राजस्व असमान था, ज़मीन अच्छी है, बुरी है, कैसी है, कुछ भी हो। तो ऐसे कई कारण थे, जैसे आप 3 कारण बता सकते हैं कि दरें ऊंची थी और कृषि की जो उपजें उनके भाव सस्ते थे और राजस्व असमान था। सूर्यास्त विधि क्या है, छोटा प्रश्न आ सकता है। तो सूर्यास्त विधि ये कानून था जिसमें अंग्रेज़ों ने तय कर दिया था कि भी इतनी तारीख को, मान लीजिए कि 30 तारीख को, 30 अप्रैल मान लो कि 30 अप्रैल को जो है टैक्स लगान चुकाना है ज़मींदार को। अब उस दिन सूर्य अस्त तक अगर वो नहीं आ पाया 30 तारीख को, इसका मतलब उसका जो है वो फॉल्ट हो गया। तो अब क्या होता था कि उसकी ज़मींदारी को, वो लास्ट डेट होती थी ना, उसके बाद में उसकी ज़मींदारी को नीलाम किया जा सकता था। तो अगले दिन वो अंग्रेज़ अधिकारी आ जाते और नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देते। तो सूर्यास्त विधि इसे कहते हैं। यहाँ पर रैयत का मतलब हो गया किसान। बंगाल में रैयत ज़मीन को खुद काश्त नहीं करते थे। जैसे मान लो थोड़े से ठीक ठाक बड़े किसान है, ठीक ठाक किसान है, तो वो खुद काश्त न करके किसी और किसान को, मान लीजिए किसान है तो उसने अपनी ज़मीन किसी दूसरे और छोटे किसानों को बता दी, तो वो छोटे किसान है वो सिकमी रैयत कहलाते, साधारण किसान रैयत कहलाता, और जो बड़े किसान थे उनको कहा जाता था जोतदार। और इन जोतदारों के ऊपर और जो बड़े ज़मींदार थे, जो किसान नहीं थे बल्कि जमींदार थे, वो जमींदार कहलाते थे। ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों पर पूरा शिकंजा तो कस ही लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो जब राजाओं को भी हरा दिया, मुग़ल बादशाह को, सिराजुद्दौला को, पलासीर, उन बक्सर युद्धों में, तो ज़मींदारों की क्या वो हिम्मत थी कि वो उनको चुनौती दे दें। तो वो तो थी नहीं, वो तो बस सोच रहे थे कि बस अपनी ज़मीन अपने पास पड़ी रहे, इतना ही था कि पद बना रहे।
तो अंग्रेज़ों ने उनकी सैनिक टुकड़ियों को तो भंग कर दिया, ताकि यानी उनके एक तरह से पूरे पर कतर दिए, हाथ काट दिए कि अब उनके पास कुछ ताकत तो बची नहीं। नाम नाम के वो अंग्रेज़ों के सामने वो नाम नाम के ज़मींदार थे। हो सकता हो किसानों के लिए ताकतवर हो, मगर बाकी के लिए नहीं थे। अब कलेक्टर जो है वो क्या करता था, राजस्व इकट्ठा करता था। तो एक तरह से कलेक्टर जो है सत्ता के एक विकल्प केंद्र के रूप में उभर कर आया, एक ताकतवर पद। रियल में जो ताकत थी वो कलेक्टर के पास में थी। तो उसको पूरी तरह से अधिकार थे, जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया। जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला, तो ये आप याद रख सकते हैं अमला। जैसे अमल गुजार आता है नाम मुगल काल में, तो ये अमला का मतलब हो गया जो राजस्व संग्रह करने के लिए गांव-गांव में जाता था। जैसे आज के समय में आप पटवारी, गिरदावर आदि पदों से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो अमला जो है वो राजस्व अधिकारी था ग्रामीण स्तर का। कलेक्टर जो है वो बड़े स्तर का अधिकारी था, जिले स्तर का, ताल्लुक का। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब है जोतदारों का उदय। अब जोतदारों के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं थोड़ी सी, कि जोतदार कौन थे। जो बड़े किसान थे वो थे। अब जमींदार तो संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, तो जो धनी किसान थे उनको जोतदार कहा जाता था। और बड़े बड़े रकबे, रकबे का मतलब हो गया बड़ी बड़ी ज़मीनें, ठीक है, वो इनके पास में होती थी। और जोतदार क्या है, खुद खेती नहीं करते थे। अब खुद तो रईस आदमी है, बड़ी ज़मीन है, खुद को खेती की आवश्यकता है, तो वो किसानों को बता देते रेत को कि आप जाओ खेती कर लो, ज़मीन अपनी है। और आधा हिस्सा जो है वो जोतदार को घर बैठे बैठे मिल जाता। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। अब मान लीजिए गांव है, गांव में जो जोतदार है वो तो वहाँ उस गांव के ऊपर तो सीधा प्रभाव उसी को होगा ना, जमींदार तो और आगे रह गया ऊपर की कड़ी में। तो इसलिए गांव में आम जनता के ऊपर प्रभाव जोतदार का था। आम जनता के कोई संकट आता, आम जनता को कोई आम रैयत को, किसान को ऋण लेना होता तो जोतदार के पास ही आते। तो जोतदारों का प्रभाव ज़्यादा था, दबदबा ज़्यादा था, तो वो उसके प्रभाव में थे। तो जमा का मतलब हो गया लगान। अब देखो फ़ोटोज़ के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा पहले। जैसे ये आप पहले भी कोई फ़ोटो गई है तो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ये भी क्या है, ये अच्छा हो गई थी। तो जैसे ये तस्वीर आई है, तो ये एक गांव की तस्वीर है। देखिए आप, ग्रामीण बंगाल में घर का चित्र है। ये उस समय फ़ोटो तो थी नहीं। तो जोतदार और साहूकार लोग ऐसे घरों में रहते थे। तो देखो साहूकार कौन होता है, साहूकारों का मतलब एक तरह से सेठ, ठीक है, जो बड़े व्यापारी होते थे। वो भी क्या करते थे, व्यापार के अलावा उनका एक काम और होता था, ऋण देना, उधार पैसे देना और अच्छा ब्याज कमाना। तो एक तरह से वो ब्याजड़िए होते थे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मकान पक्का है, छत में कहीं कहीं घास फूस डाली गई है। तो इस टाइप के पक्के मकान उस समय होना भी गांव में एक बड़ी बात हुआ करती थी। और ये रईस लोगों के घर इस टाइप के हुआ करते थे। बाहर पशु वशु बंधे हुए हैं, ये किसान अपने दोनों कंधों पे ले जा रहा है। प्राचीन काल में या मध्य काल में, आधुनिक काल में भी, आज़ादी से पहले तक भी ऐसी परंपराएं थी, क्योंकि साधन इतने थे नहीं, सड़कें थी नहीं, तो अनाज वनाज इस तरह से ले जाना पड़ता था। किसानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है दयनीय थी। अब जमींदार को राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। क्यों? क्योंकि जमींदारों में और जोतदारों में, यानी जो जोतदार है वो जमींदार के अंडर में थे, मगर ईर्ष्या रखते थे, दोनों आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। जमींदार जोतदार का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, कि उनके पास दबदबा होता था गांव में। तो वो कई बार जानबूझ के कि उसके, ताकि भूमि जो नीलाम हो जाए, तो जानबूझकर देरी कर देते। कई बार तो इच्छा नहीं होती देने की, कई बार उसको अंग्रेज़ों से डांट पिलवाने के चक्कर में। तो इस प्रकार से जो है जोतदार जो है वो बट्टा लगाने में उतरे हुए थे। दिनाजपुर के जोतदार, तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि बहुत हट्टीले हैं, जिद्दी है, ठीक है, उनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता। पट्टे की हकदारी से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। पट्टे में मान लो उनके पास 500 बीघा, हकीकत में कब्जा करके 700-800 बीघा, यानी उदाहरण के लिए। तो कहने का मतलब कि जोतदार जो है वो एक तरह से गांव के दबंग जो है, आप ये कह सकते हैं कि वो किसान, बड़े किसान थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, इसी को देखते हैं हम। ये यहाँ थोड़ा आरेख बनाया गया है कि कंपनी का राज है, उसके अंडर में ज़मींदार है, ज़मींदार के अंडर में सीधा किसान भी है और जोतदार भी है। जोतदार का किसान से संबंध था, ये इसको कर देते थे, ये इसको कर देता था। जैसे इसने इसको दिया,
इसने इसको कर दिया और इसने कंपनी को दिया। और ये कई बार इसको भी उधार देते थे, काम पड़ता था। और रेत के नीचे होता था शिकमी रेत, जैसे मान लो रेत खुद खेती नहीं कर रहा है या सहयोग के लिए ले रहा है तो शिकमी रेत, छोटा किसान, तो शिकमी रेत भी इसके सीधे अंडर में भी था। तो इस प्रकार से ये इनका शक्ति स्रोत था। तो शिकमी रेत भी आप सब याद रखना, आपके छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध, तो जमींदार जो है वो अब इतना आसानी से तो हार मानने वाले थोड़ी थे, तो उन्होंने भी क्या है तरह तरह के हथकंडे अपना लिए, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फर्जी बिक्री करवाना। मान लो जो बोली लगाने वाले हैं वो उसी के खुद के ही आदमी हो, दूसरे गांव से आ गए, उसके रिश्तेदार आ गए, और इस प्रकार से वो ज़मीन अपने ही हाथ में रखना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे। ठीक है, और ज़मींदारों के एजेंट ने उसे खरीद लिया। तो ये बात पहले आ चुकी है, आपको याद है। और ख़ास बात में अब कई बार क्या होता है कि मान लो सेटिंग नहीं बैठी और ज़मींदार की ज़मीन को किसी दूसरे पैसे वाले व्यक्ति ने, किसी व्यापारी ने या किसी दूसरे गांव के व्यक्ति ने खरीद ली। अब वो ज़मीन के ऊपर कब्जा करने के लिए या खेती करने के लिए जब भी आते गांव में घुसते, तो क्या होता, पुराना जो ज़मींदार है उसके लठियाल, उसके जो बॉडी बिल्डर वो आते और वो खरीदार के लोगों को मार पीट करके भगा देते। तो रियल में क्या है, यानी ज़मीन खरीद तो ली पर उसके ऊपर कब्जा नहीं हो पाया, तो स्वामित्व जो है इन्हीं का रहता। तो अब यहाँ पर एक आप उदाहरण देख सकते हैं, देखिए कितना हैंडसम जो एक फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये है महाराज मेहताब चंद, ये वर्धमान के राजा। तो वर्धमान एक जमींदारी है, जागीर है, उसका राजा का मतलब उसका जमींदारी है, परंतु राजा उनको कहा जाता था। ठीक है, तो किस तरह से देखिए आप, एकदम टनाटन। ठीक है, तो अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया। अब ये संघर्ष तो चलता रहा कि अपने आदमियों को दे दी कर दी, परंतु लास्ट में आखिरकार जो है अधिकांश उनकी जो जागीरें हैं वो बिक गई और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, वर्धमान की जागीर के बारे में पढ़ा। तो आप तो एक तो ये याद रखना, वर्धमान एक जोतदार जमींदार दोनों में अंतर, और एक रेयत क्या है वो, शिकमी रेयत क्या है वो, ये नाम हमने देखे, आपके समझ में आ गए होंगे। एक अमल नाम आया था, अमला। ठीक है, तो एक गाना भी चलता है ना, अमलीडो अमलीडो, तो याद रह जाएगा आपको आराम से, अमला। ठीक है, अब पांचवी रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 1813 में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें ये पूरा बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। और इसी रिपोर्ट में, जैसे मान लीजिए बड़ी रिपोर्ट है कोई, उसका जो 5वां पाठ मान लो आप, तो उसका जो 5वीं रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का जो 5वां हिस्सा था, उसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय के बारे में बताया गया था। तो 5वीं रिपोर्ट का संबंध किससे है, आपके छोटा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी थी, उस भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी रिपोर्ट ब्रिटेन में पेश की गई। उसका जो 5वीं रिपोर्ट थी वो ही जो है 5वीं रिपोर्ट कहलाती है। और इसमें कंपनी के जो कार्य है उनकी आलोचना की गई थी कि कंपनी जो है भ्रष्टाचार फैला रही है भारत में। बेनामी का मतलब होता है गुमनाम, बेनामी संपत्तियां, जिसका संपत्ति तो अब उसका वो नाम नहीं है, कब्जा है परंतु नाम नहीं है। ठीक है, और लठियाल का मतलब आप समझ ही गए। ब्रिटेन के उद्योगपति और अन्य जो धनी लोग थे वो ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले दाम कमा रही है भारत में, हम क्यों नहीं कमाएं, हमें भी अनुमति दो। तो ये भी एक अभियान वहाँ चल रहा था। तो ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। वो कह रहे थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा हमें भी वहाँ व्यापार करने दो। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। यानी ये कहा गया संसद में कि कंपनी तो वहाँ भयंकर भ्रष्टाचार कर रही है, अनाप शनाप धन कमा रही है, ब्रिटेन को कुछ दे नहीं रही है, और कंपनी खुद मालामाल हो रही है, लूट फाट मचा रखी है कंपनी ने बंगाल में। तो इस प्रकार से उसकी आलोचना भी होने लगी। ये देखो एक राजमहल है, अंडुल राजमहल, एक जल सागर फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये राजमहल आप देख पा रहे हैं, हालांकि इसमें यहाँ मरम्मत की आवश्यकता है इस फोटो में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 5वीं रिपोर्ट आपके समझ में आ गई। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी कि इसमें कहा गया कि कंपनी किस प्रकार से जो है कुशासन, बुरा शासन, खराब शासन जो है भारत में
कर रही है, हालांकि कंपनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब देखिए 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत, इसमें कुछ बताया गया है जमींदारों की हालत और जमींदारों की ज़मीनों की नीलामी के बारे में। जैसे अभी हमने जो कुछ पढ़ा तो वो घटनाएं इनमें भी होती थी कि एक ज़मीन थी, उस पर इतना राजस्व था, फिर इतना बढ़ गया, उसने चुकाया नहीं, उसको बेचा वगैरह वगैरह। तो यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। अब आता है कुदाल और हल, यानी एक चैप्टर इस पाठ का पूरा हो चुका है। पाठ पूरा नहीं हुआ, एक चैप्टर, जिसमें जमींदारों की हालत ख़राब क्यों हुई, उनको अपनी ज़मीनें क्यों बेचनी पड़ी, क्यों नीलाम करनी पड़ी, जोतदारों की क्या भूमिका थी, जोतदार गांव में दबदबा था, हालांकि ज़मींदारों के वो अंडर में थे, रेत कौन थे, शिकमी रेत कौन थे, कंपनी का भ्रष्टाचार आदि सब जो चीज़ें हैं वो इसमें आई है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें अगला पहाड़ियों के बारे में, पहाड़ियाँ आदि के बारे में। तो नाम है आपके कुदाल और हल, ये दिया हुआ है। कुदाल आप जानते हैं ये इस टाइप का सब होता है ना, कुदाल इसमें गेंती टाइप के ऐसे, ये है कुदाल। और हल जो है वो आप जानते ही हो। ठीक है, तो कुदाल तो केवल खोदने के काम आता है पथरीली ज़मीन को, और हल जो है सीधी ज़मीन के ऊपर कृषि करने के काम आता है। ये आपको ध्यान में आ गया होगा। तो देखो हुआ क्या, पहले ऐसे समझे इसको, एक बार आप छोड़ें कि पहाड़ी इलाकों में, जंगली और पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में भी पहाड़ होते हैं, तो बंगाल के आसपास वाला जो इलाका है झारखंड बंगाल, तो वहाँ पर पहले से आदिवासी जो रह रहे थे उनको अंग्रेज़ों ने नाम दिया पहाड़िया। ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे पहाड़ों में, कुछ फसलें प्राकृतिक रूप से हो रही थी, और वो खेती को कैसे करते थे, खेती जंगल को काट के उसमें लकड़ियाँ काट दी, फिर आग लगा दी सूखने के बाद में, और वो थोड़ी समतल हो गई, वहाँ बीज बो दी और खेती कर ली। इस प्रकार की कृषि को बोलते हैं झूम कृषि, याद रखना आप, झूम या झूमिंग। झूमिंग बत्रा आप राजस्थान जीके में पढ़ते हैं ना, तो ये कृषि करते थे। आज भी पूर्वोत्तर में आदिवासी क्षेत्रों में, राजस्थान में, दक्षिण में आदि में होती है। तो ये कहाँ पर थे, राजमहल की पहाड़ियों में जो है ये वहाँ निवास करते थे। तो अंग्रेज़ों ने इनको नाम दिया पहाड़िया। अब इन पहाड़ियों के क्षेत्र में जब अंग्रेज जाते, उन्होंने कुछ वहाँ हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो विरोध करने लग गए। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के पास में एक दूसरा उपाय हुआ, अंग्रेज़ों ने संथालों को पकड़ा। और संथाल जो है ये भी एक जनजाति है, मगर इनका नेचर थोड़ा अलग था। इनका जो है वो था, देखो पहाड़ियों का तो है कुदाल, और इनका जो है वो है हल, हथियार इनका मुख्यतः जो फेवरेट जो था ना, तो पहाड़ियों का कुदाल, ट्रिक याद रखना, पिक्के फिल्म आई थी ना, पिक्के। और संथालों का था हल, तो देखो लय और लय, हल थाल हल। ठीक है, तो संथाल नए प्रवासी थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि संथालों को पकड़ा और इनको कुछ रकम वकम देके, कुछ अग्रिम राशि देके उनको कहा कि आप जो है इस क्षेत्र में खेती कर लो। कौन से क्षेत्र में, ये पहाड़ियाँ वाला जो इलाका था ना, राजमहल के पहाड़ियाँ उसके आसपास। तो संथाल मान गए। संथाल जो है उनका था हल, तो वो ज़मीन, सीधी ज़मीन, यानी कि जंगलों के बाहर जो ज़मीन थी उस पर वो खेती करने लगे। और वहाँ से धीरे धीरे वो पहाड़ियाँ जो लोग थे उन पर हमला करने लगे और उनको अंदर घुसाते गए पहाड़ियों के अंदर, और उनका क्षेत्र सीमित करवा दिया। तो ये इसमें कहानी जो हम पढ़ेंगे। तो राजमहल की, और एक बुकानन नाम और आएगा यहाँ पे इस सारी यात्रा का वर्णन, यानी बुकानन एक यात्री था और अंग्रेज़ों की कंपनी में आया था, चिकित्सक था, डॉक्टर याद रखना, चिकित्सक बुकानन। तो बुकानन जो है वो विवरण लिखता है कि इस प्रकार से ये पहाड़ियों की घटना थी वो थी, तो ये यात्रा वर्णन करता है बुकानन। तो यहाँ 3 नाम आपको नाम याद रखने हैं, बुकानन, चिकित्सक और यात्री, पहाड़ियों का कुदाल और इनका हल। अब राजमहल की पहाड़ियों में बुकानन ने इन पहाड़ियों का दौरा किया और उसका विवरण दिया है। बुकानन कौन था, एक चिकित्सक था, भारत आया और बंगाल में डॉक्टर के रूप में रहा, और घुमाई फिराई भी उसने की और वर्णन भी लिखा। इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था, वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे, वो जंगल की ऊपर से अपना गुजर बसर करते थे, ज़मीन खेती करते थे, झाड़ियों को काट लेते, घास फूस है, उसके अलावा पोटास से वो राख बन जाती, उसमें खेती कर लेते, कुछ और कोई जो जंगली उत्पाद है उनसे वो काम चलाते रहते थे। अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा
कपास वगैरह उगे, निर्यात हो, अच्छी राजस्व प्राप्ति हो। अब इसमें तो केवल गुजारा कर रहे थे। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ये लोग खेती करें और सीधी ज़मीन मैदानी इलाकों में आ जाए और खेती करें और उसके पे हमें राजस्व दें। अब इनको ये बात पसंद नहीं आई, ये अपनी दुनिया में मस्त थे, अपनी कल्चर को खोना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो अंग्रेज़ों ने दूसरा तरीका क्या अपनाया? संथालों के माध्यम से। तो पहाड़िया लोग महुआ भी आपने देखा होगा, दक्षिण राजस्थान में भी पौधा है, इससे शराब भी बनती है और इसके फूल वगैरह इकट्ठे करते थे। रेशम है, कोयला है, आदि चीज़ों को शहर में बेच के आ जाते और हल्का फुल्का कुछ अपना सामान ले आते और इस प्रकार से अपने जंगल की दुनिया में मस्त थे। ये एक पहाड़ी गांव का चित्र जो है वो बनाया गया है, कोई चित्रकार है विलियम होजेज, तो इतना कोई नाम याद रखना को जरूरी नहीं है। तो ये दर्शाया गया है कि इस प्रकार से देखिए कच्चे झोंपड़े हैं, अच्छे पेड़ पौधे हैं, कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब राजमहल की पहाड़ियाँ, ये नाम याद रखना और दोनों के वो औजार याद रखना। अब यहाँ एक चित्र और दिखाया गया ओजेज ने, पहले हम चित्र देख लेते हैं कि इसने देखो एक सीधी पहाड़ी दिखाने का प्रयास किया है। यानी ये कहना चाह रहा है कि बहुत ही दुर्गम, घना, खतरनाक एरिया था, यहाँ पर आर पार जाना काफ़ी मुश्किल था, ये दिखाना चाह रहा है। अब यहाँ पे आप ये चित्र वित्र आपने देख लिया होगा। आगे की बात करें, ये हम देखते हैं शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों, क्वार्ट कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की ज़िंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोंपड़ियाँ रहते थे, आम पेड़ों की छाया में आराम करते थे, पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। मैदानों पर आक्रमण कर, अब कई बार ये पहाड़िया लोग क्या करते हैं, मैदानों पर भी आक्रमण करते रहते और जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेतीबाड़ी करते थे। जैसे मान लो पहाड़िया इलाका है, उससे कुछ दूर मान लीजिए ये क्षेत्र मान लो उनका है, यहाँ साधारण किसान रह रहे हैं ज़मीन पर, तो ये कई बार अचानक हमला करते और उन पर उनसे कुछ टैक्स वैक्स ले लेते। एक तो उद्देश्य था ताकत दिखाना और फिर वापस घूमकर पहाड़ी इलाकों में आ जाते, और दूसरा था राजस्व वसूल करना। और कई बार इनके कमी आ जाती ना, जैसे अनाज वनाज की, तो ये ले आते। उसके अलावा इनको खिराज भी देना पड़ता था नियमित रूप से, न ये तो हमला कर देते ये, ठीक है। यानी एक तरह से वसूली, पत्थर भी इनको देना पड़ता था। अगर मान लीजिए किसी व्यापारी को इनके गांव से गुजरना है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाने नहीं देते, सामान लूट लेते। तो कुछ ये इनकी एक्स्ट्रा आमदनी के स्रोत थे, इनके जो सरदार थे उनकी। समझ में आ रही होगी बात आपके। अंग्रेज़ों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये जो ज़मीन पड़ी है जंगल फालतू के, तो इनको काटो, साफ़ करो और यहाँ मैदान बना दो, खेती करनी शुरू कर दो। तो ये काम शुरू हुआ। अब इससे पहाड़ियों को थोड़ा सा ये बात पसंद नहीं आई कि उनके अड़ोस पड़ोस में हलचल हो रही है, और अंग्रेज ये चाहते थे कि जंगली लोग हैं उनको पालतू बनाएं, उनको सभ्य बनाएं और शिकार का काम छुड़वाएं। अंग्रेज़ों का ये सोचना था। हालांकि इसके पीछे उद्देश्य केवल निस्वार्थ भाव से सभ्य बनाना नहीं था, अंग्रेज़ों का भी स्वार्थ जो है इसमें छुपा हुआ था। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा ना आपको। पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाता था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चलन चालन ठीक रखने की। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कुछ पहाड़िया सरदारों को पकड़ा, उनको कहा कि ये दाम लो आप ये साल के, और आप अपने लोगों को थोड़ा व्यवस्थित रखो, उनको सभ्य बनाओ और वो हमला वमला नहीं करें, ये ध्यान रखो। हालांकि ये चीज़ भी चली नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो लोग ऐसा सरदार ऐसा करने लगे ना, उनको आम लोगों ने, आम पहाड़ियों ने उनको अपना सरदार मानने से इनकार कर दिया कि ये तो गुलाम हो गया। तो इस प्रकार से ये भी जो है वो अपनी सत्ता खो बैठे। इस प्रकार जिन्होंने ये सौदा किया ना वो, तो इसलिए पहाड़ियों के साथ अंग्रेज़ों का ये जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हुआ कि भाई उनको पैसे देके और वो कुछ उनसे करवा ले मनमर्जी। आगे हैं पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये बात हो गई। अब अंग्रेज़ों ने दूसरा उपाय क्या अपनाया कि संथालों को पकड़ा, और संथालों को हल इनका जो था इनका पसंदीदा औजार, और उसके माध्यम से उन्होंने जो ज़मीन पर, जैसे मान लो ये पहाड़ी इलाका है और इसके आसपास जो बाहर का इलाका था ज़मीन वाला,
उस पर इन्होंने खेती करवानी शुरू कर दी इनसे और कहा कि धीरे धीरे इन पहाड़ियों को अंदर घुसा दो और इनकी ताकत को कमज़ोर कर दो। तो अब संथालों को जो है अंग्रेज़ों ने अपना एक तरह से ये मान लो कि अपना साधन के रूप में काम में लेने का प्रयास किया। संथाल अगुआ बासिंदे, यानी अब ये नए आए थे वहाँ पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। तो बुकानन ने इनके बारे में वर्णन किया है कि वहाँ से हम जा रहे थे, ज़मीन वगैरह थी वहाँ से शानदार इलाकों में, यानी इनकी बड़ाई की है कि इन्होंने जो जंगल पड़े थे उनको शानदार इलाकों में बदल दिया, अच्छी सुंदरता और समृद्धि आ गई। मान लो एक तो जंगल पड़ा और एक लहलहाती फसल हो, तो निश्चित रूप से कि चट्टानी इलाका है, फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, तंबाकू सरसों और कहीं नहीं देखी। तो मतलब कहने का मतलब इसने बड़ाई की है। बड़ाई करने का कारण क्या है, ये भी तो अंग्रेजी है और ये भी वही काम की बड़ाई करेगा जो अंग्रेज चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें कहा गया है। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं कि ये गांव है और झोंपड़ियाँ वोपड़ियाँ है, ठीक है। ज़मीन सीधी देख रहे हैं आप, तो ये संथालों का गांव हो सकता है। इसमें देखते हैं कि इस चित्र का वर्णन कहाँ किया गया है। हाँ, संथाल गांव के चित्र की तुलना चित्र 10.12 से। ये कौन सा गांव है? हाँ, संथालों का ही गांव है ये। हाँ, ये लिखा हुआ ना 10.10 है। ये संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम, शांतिपूर्ण नीर और रमणीय प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये दिखाने का चित्र भी अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से ही जो है वो बनाए। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, यानी पहाड़िया लोग जो है ना उनको हल चलाना पसंद नहीं था। जबकि संथाल जो है वो आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों को सफाया करने में हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे, यानी एक तरह से आम किसान की तरह खेती करना ये पसंद करते थे। तो संथालों की जो ज़मीन थी उसको दामिन इको है नाम दिया गया और वो संथालों की भूमि घोषित कर दी गई कि जो संथाल ज़मीन साफ करके खेती करेंगे वो ज़मीन उनकी रहेगी। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उनको एक तरह से मान लो कि प्रलोभन दिया। और यहाँ पर कुछ संख्या बताई गई है कि पहले संथाल कम थे, 40 थे उनके गांव की संख्या, फिर बढ़कर 3000 हो गई, जनसंख्या 82,000 हो गई। इस प्रकार से तेज़ी से खेती का विस्तार हुआ, तो वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में भी राजस्व ज़्यादा आने लगा, कंपनी को फ़ायदा होने लगा। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और अंत तो गतवा, यानी आखिर में वे इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने से मजबूर कर दिए गए। लास्ट में वो वहाँ अंदर चले गए। आगे हम देखते हैं। तो इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके, यानी अब उनको सीमित इलाकों में आना पड़ा। संथाल लोगों ने अपने पहले वाली खनाबदोश ज़िंदगी को छोड़ दिया था और वे अब एक जगह बसने लग गए थे और बाज़ार के लिए कई वाणिज्यिक फसलें भी उगाने लग गए, जैसे कपास आदि। और खनाबदोश का मतलब इधर उधर जो फिरने वाली ज़िंदगी थी जैसे पहाड़ियों की थी वो छोड़ दी। अब आगे जाकर संथाल भी नाराज़ हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि शुरू में तो इनको सुविधाएं दी, फिर धीरे धीरे इनके ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया, इनके ऊपर नए नए नियम लगा दिए। तो इनको पसंद नहीं आई बात और इन्होंने विद्रोह कर दिया 1856 में। तो यहाँ पे एक फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये संथाल विद्रोह का नेता है सिद्धू और कानू थे उसमें, ये देखो सिद्धू मांझी, ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता। तो यहाँ पर हमने साहूकार को दिक्कू नाम भी यहाँ पे आया है। 1850 के दशक तक संथाल लोग महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहाँ उनका अपना शासन हो, जमींदार साहूकार औपनिवेशिक राज के जो लोग हैं वो हो, ठीक है। तो संथाल, आप यहाँ पहले फ़ोटो देख लो आप, ये विद्रोह दिखाया गया है। संथाल लोग लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों से, कुछ अंग्रेज़ भिड़ रहे हैं, कुछ घायल हो गए हैं। और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संथालों के गांव जलाए गए हैं। देखो धुआं निकल रहा है। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके गांव को जला दिया, गांव में आग लगा दी जब इन्होंने विद्रोह किया ना। तो और ये इस फोटो में क्या दिखाने का प्रयास किया है, आप देखिए, ये हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, ये हाथी पे सवार है और ये इनको बंधक बना के ले जाया जा रहा है। तो मतलब अंग्रेज़ यानी इसे दिखाए कि एकदम ताकतवर है, कूल माइंड है, उनको कोई टेंशन नहीं है और वो संथालों को उन्होंने इजीली हरा दिया। हालांकि इतना इजीली हरा नहीं पाए थे, बहुत इनको मशक्कत करनी पड़ी थी। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम बात करें कि 1855-56 आप याद रखना, संथालों का विद्रोह हुआ संथाल परगने में।
संथालों के बारे में बुकानन के विचार क्या थे, बहुत अच्छे थे, इन्होंने होशियार वगैरह बताया है, क्योंकि बुकानन ने तो पहले ही विचार कर दिया था ना। हालांकि इनकी झोंपड़ियों आदि को कहा कि मेली कुचेली है, तो बुकानन का विवरण साफ साफ है। अब बुकानन को तो कहा हुआ था अंग्रेज़ों का कि भाई तुम विवरण इस हिसाब से लिखना कि भाई हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो, कि भाई उसे क्या देखना है, क्या खोजना है, क्या लिखना है। तो बुकानन का विवरण हम जो है पूरी तरह से एकदम सही नहीं मान सकते। आगे हम चलें दोस्तों, जो खास चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है, वनों की कटाई। तो बुकानन ने लिखा कि दृश्य बहुत बढ़िया है, खेती, कहने का मतलब बात क्या आ रही है, घूम फिर के बात वही आ रही है कि जो अंग्रेज चाह रहे हैं कि भाई संथाल वो अच्छे थे तो शुरुआत में उनको अच्छा दिखाया, फिर लड़ाई हुई तो उनको खराब बता दिया। देहात में विद्रोह है। तो दूसरा पार्ट अपना था पहाड़ियों का, यानी पहाड़ियों मतलब पहाड़िया जो जनजाति एक तरह से नाम दिया गया है, राजमहल की जो पहाड़ियों में रहती थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और पहले वो अपनी दुनिया में मस्त थी और थोड़ी बहुत दादागिरी भी करती थी, वो वसूल पत्थर आदि लेना। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इनके जीवन में हस्तक्षेप किया। अंग्रेज़ों से सीधे ये कंट्रोल में नहीं आए तो अंग्रेज़ों ने संथालों की मदद ली। संथालों ने हल के माध्यम से जो है वो खेती करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे इनके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, इनको सीमित एरिया में कर दिया। अब अंग्रेज़ों ने संथालों के ऊपर नियंत्रण करना शुरू किया अंग्रेज़ों ने, तो फिर संथालों ने उसका विरोध कर दिया और फिर विद्रोह हो गया, लड़ाई हुई, संथाल हार गए। तो ये कहानी हमने पढ़ी। अब है देहात में विद्रोह है, गांव में विद्रोह है, और यहाँ पर बम्बई का दिखाया गया है। मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा शॉर्ट में कि गांव के जो किसान थे बम्बई वाले क्षेत्र में, वहाँ पर जो बंदोबस्त किया गया था वो सीधा सीधा रैयत के साथ में किया गया था। रैयत का मतलब किसान के साथ में। बंगाल में जो बंदोबस्त किया गया था वो जमींदार के साथ किया गया था, हमने पढ़ा ना, उनकी नीलाम कर दी। यहाँ पर किसान के साथ सीधा समझौता हुआ कि टैक्स देना है, किसान को देना है, अधिकारी आएंगे और इससे कर लेंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर कुछ घटनाएं इसमें बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि जैसे अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ 1861 में, तो अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटेन जो है वो अमेरिका से कपास खरीदता था, ठीक है। बड़े तो भारत में कपास बाहर से भी जाता था मगर अमेरिका से ज़्यादा जाता था। तो अमेरिका में गृह युद्ध के कारण वहाँ से कपास खरीदना कम हो गया। तो अंग्रेज़ों ने भारत को एक विकल्प के रूप में तैयार किया और जो साहूकार थे उनको कंपनी ने पैसे दिए कि ये लो आप रुपए और किसानों को बांटो, उनको उधार दो और कहो कि वो कपास की खेती करें तेज़ी से। तो किसानों को बड़ी मात्रा में ऋण दिया गया साहूकारों के द्वारा और किसानों ने कपास उगाया और कपास पैदावार भी अच्छी हुई और ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया। और एक समय ऐसा आया 2-3 सालों में 1862-63 में कि भारत 90% कपास जो है, यानी ब्रिटेन की ज़रूरत का 90% कपास निर्यात करने लगा। तो आम किसानों के जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया, मगर जो बड़े धनी किसान थे, सेठ साहूकार थे, वो बड़े बड़े अच्छा लाभ कमाने लग गए। तो वो सपने देखने लगे कि अब तो वो ही रहेंगे कपास के निर्यातक। मगर जैसे ही अमेरिका में जो गृह युद्ध खत्म हुआ 3-4 सालों में, तो वहाँ स्थिति पुनः बदल गई और अमेरिका पुनः भारत की तुलना में थोड़े सस्ते दामों में कपास ब्रिटेन को देने लगा। तो ब्रिटेन ने पुनः अपना ध्यान अमेरिका की ओर दे दिया और भारत में जो ऋण दिया जा रहा था, तो ऋण तो किसानों के ऊपर बेचारों के वो लागू हो गया चुकाना और नया ऋण उनको मिला नहीं। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई खराब और उन्होंने लास्ट में तंग आके विद्रोह कर दिया। तो ये कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। तो बम्बई, दक्कन, दक्कन का मतलब दक्षिणी भारत, बम्बई में किसानों के साथ में समझौता किया गया, ठीक है। अब किसानों ने क्या किया कि जो विद्रोह किया तो लेखा बहियाँ जला दी, यानी जो खाते थे जिनमें कि लिखा हुआ था साहूकारों के द्वारा कि इतने रुपए इसको दिए गए, इतना ब्याज हो गया, इतने साल हो गए, अंगूठे निशान वगैरह थे, वो सब इन्होंने जला दी, रिकॉर्ड ही जला दिया पूरा कि अब क्या लोगे। तो इस प्रकार से एक बड़ा गुस्सा जो उनके अंदर था, साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया और 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया, सामान को आग लगा दी। सुपा गांव का कोई घटना का वर्णन यहाँ पे एक पुलिस आयुक्त को, एक पूना की जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा है घटना का वर्णन। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक स्रोत सीधा आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार से अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे, साहूकारों को उनके बही खातों ऋणबंदों की मांग करते हुए हमला बोल दिया। ऋणबंद जो थे ना, ऋणबंद का मतलब जो
ऋण का एक पत्र होता है जिस पे लिखा रहता है कि इतना इतना टैक्स क्या, इतना जो उधार दिया है, इतना ब्याज हो गया है, इतना चुका दूंगा, नहीं तो ज़मीन ले ली जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो सारे नष्ट कर दिए। क्यों नष्ट किए? तो समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी। साहूकार का मतलब जो उधार देता है, आप देखते हैं ना पुरानी फिल्मों में, 70-80 के दशक की फिल्मों में उधार देते थे। फिर वो अब किसान अनपढ़ होता है तो अपनी मर्जी से वो राशि लिख लेते, मान लो रुपये दिए 1000, 100 और लगा दिए 10,000 कर दिए। तो इस प्रकार से जो है वो ठगा जाता था। ऋण पत्र दस्तावेज क्यों जलाए गए? क्योंकि अब किसान तंग आ गए ना बेचारे, तो सारा रिकॉर्ड इनमें था। तो कहा न रहेगा रिकॉर्ड, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो एक नई राजस्व प्रणाली, अब ये वापस पीछे की घटना बताई जा रही है कि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर एक नई राजस्व प्रणाली अपनाई जिससे कहा जाता था रेतवाड़ी। तो रेतवाड़ी जो है उसमें मुन्नरो नाम याद रखना, रेत में। इसकी भी एक ट्रिक है, मुन्ना जो है, मुन्ना कहाँ खेलता है? रेत में खेलना पसंद होता है। तो हेक्टर मुनरो ऐसे कुछ नाम था। मुनरो ने रेतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो लागू किया था मद्रास, मुंबई। तो भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर अंग्रेज़ों ने विचार किया। एक डेविड रिकार्डो अर्थशास्त्री है, उसके उदाहरणों को इन्होंने अपनाया और उन पर लागू किए। बम्बई दक्कन में लागू की गई, उसे रेतवाड़ी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। राजस्व की राशि सीधे रेत से तय की जाती थी। 30 साल के बाद में संरक्षण किया जाता था कि 30 साल तक बढ़ाएंगे नहीं। तो एक बार तो ज़्यादा ही हो गया ना, राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। अब राजस्व इतना ज़्यादा था कि कई तो किसानों ने गांव छोड़कर चले गए बेचारे। अब सीधे किसान से टैक्स लिया जा रहा है, तो अब नहीं चुकाए तो क्या करे बेचारे। तो इस प्रकार से अब कलेक्टर वहाँ प्रभावकारी था और कठोरता से उसने राजस्व वसूल करने का प्रयत्न किया ताकि जो उच्च अधिकारी है या कंपनी के बड़े अधिकारी है वो उन कलेक्टर की प्रशंसा करें। तो इसलिए कलेक्टर ने पूरा जोर लगाया। तो अब कई गांव अकाल की चपेट में आ गए, पशुधन मौत के मुंह में चले गए, फिर भी जो है वो वसूली जारी रही। तो इस प्रकार से बड़ा अत्याचार हुआ किसानों के साथ में। यदि रेत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कैसे? ऋण का एक जाल होता है कि मान लीजिए किसी किसान ने 1000 रुपये उधार लिए, अब उसने फसल उगाई, अब लाभ हुआ नहीं ज़्यादा, तो 1000 का जो ब्याज लग रहा है वो तो चालू है। मान लीजिए साल के ब्याज हो गए, मान लो 200 रुपये हो गए या 20 रुपये जो भी हो। तो अब ये ले लिया, अब वो रुपये उसमें जुड़ गए। अब जो उसके फसल हुई है उसका आधा हिस्सा तो या जितना प्रतिशत था वो तो देना था, बाकी उसके खाने के काम आ गई। अब अगले साल पुनः उसको खेती करनी है, तो उसको बीज है और है वो उधार लेना पड़ रहा है, तो वापस पैसे लेने पड़ रहे हैं, घरेलू खर्चे हैं, हारी बीमारी है और है। तो इस प्रकार से ऋण का जाल जो है अगले साल 1200 हो गए, फिर और ऋण लिया मान लो 500 का, फिर वो 1700 हो गए, फिर उसमें ब्याज जोड़ दिया। तो ऐसे करते करते मतलब ऋण का जाल था, इससे किसान निकल ही नहीं पा रहा था बेचारा। तो ये जो है स्थिति इसमें बनती गई। अब ये कपास का उत्पादन देखो, अचानक बढ़ा फिर वापस कम हो गया। तो जो मैंने भी कहानी आपको कपास वाली बताई थी वो कहानी है। अब ये चित्र में आप देखो कपास ढोने वाली गाड़ियाँ, आप देखो किस तरह से ये कपास के जो गठरियाँ हैं जिसको गांठ बोलते हैं वो यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है खड़ी है। तो भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास के लिए उपयुक्त थे। सस्ता श्रम था। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका से आने वाली कपास में गिरावट आ गई। एक गांठ में 400 पाउंड, और 1 पाउंड मतलब 455 ग्राम। तो आप 455 ग्राम को 400 से गुणा कर लो। साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियाँ दी गई ताकि वो किसानों को ऋण दें और ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगवाएं। इसकी बात हम कर चुके हैं। और ये आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कपास ले जाई जा रही है, ठीक है ना, बोरियों में और बैलगाड़ियों पे कपास का परिवहन हो रहा है, ठीक है। और दक्कन के गांव में रेतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा तो उन्होंने तेजी से खेती की। तो एक बार तो किसानों की स्थिति सुधरी, मगर आगे वही ढाक के 3 पात। अब वापस अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए, क्योंकि तेजी आई तो अचानक आई, फिर वापस अचानक मंदी आ गई। तो फिर वो कर्ज तो पहले ले लिया, फिर चुकाएं कैसे? तो किसानों की स्थिति और ख़राब हो गई। ये देखो रेलगाड़ी है, रेल आने के बाद में इसमें ये कोयला या कपास लग रहा, कपास ही है ये कपास की गांठें पड़ी है, देखो कितनी ऐसे इंतज़ार में। तो इस प्रकार से ये चित्र बनाया गया है। ये जब रेलें चलने लगी तो समुद्र तक रेल से और फिर वो आगे समुद्र से भेजने का। ऋण का स्रोत सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने ऋण दिया साहूकारों को कि आप इस ऋण को बांटो किसानों को। अब कंपनी ने देना बंद कर दिया कि नहीं भाई आगे बिक्री नहीं हो रही, तो साहूकारों ने भी देना बंद कर दिया। अब किसानों की क्या समस्या हुई
कि किसान के ऋण बंद होने से तो रोटी के लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि मतलब अब उनको खेती करनी है तो कैसे करें। तो साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। ये एक रेत की अर्जी है, रेत ने एक अर्जी लिखी है, रेत द्वारा कलेक्टर को एक जो है वो दी गई थी। लंका शहर को कपास, लंका शहर का मतलब ब्रिटेन का एक शहर था, तो उसको कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है, ये वो सोचने लगे थे। मगर जैसे अंग्रेज समाप्त हुआ तो वापस फिर वही स्थिति आ गई, भारत में गिरावट आ गई कपास के निर्यात की। तो अब ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि पहले तो ज़बरदस्ती कह रहे थे ले जाओ, और अब जो ज़रूरत है घर के कामों के लिए, भोजन के लिए, उसके लिए भी नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है उनकी स्थिति काफ़ी विकट हो गई। वीडियो घंटा भर का हो गया दोस्तों, परंतु पाठ खैर 30 पेज का था, बड़ा था। ऋणदाता वर्ग इतना संवेदन हो गया है कि उनकी हालत पर कोई तरस ही नहीं खा रहा है। तो अब किसानों को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर हमला कर दिया साहूकारों के ऊपर, और फिर उनके जो है घरों को जला दिया और वैयाँ सब जला दी कि ये लो सब सारा जो है उष्ट कर दिया सबका सब। अब देखो ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2-2 हज़ार रुपये से अधिक ब्याज, रुपये 100 लिए 2,000 ब्याज हो गया, कहाँ से चुकाएगा बेचारा। भाड़ा पत्र क्या था, जैसे मान लो कि किसान है, उसके पास में बैल है, बैलगाड़ी है, अब ऋण नहीं चुका पाया तो वो जो बैलगाड़ी है वो उसने साहूकार को बेच दी। अब बैलगाड़ी बेच दी तो खेती कैसे करेगा, तो साहूकार से वापस यही बैलगाड़ी किराए पर ली। अब देखो खुद की, ऐसे कहते खुद की जूती खुद का सिर, ये बैलगाड़ी किराए पर ली। अब किराया ऋण भी ले रखा है और इसका किराया भी चुकाना है। अब किराया नहीं चुकाया जा रहा है तो फिर उसके और समस्या, तो ज़मीन और पशु भाड़े पर लिए हैं और इसका वो लिखवा लेते हैं, और लिखवा कर कि देखो बेची है उन्हीं 2 गाड़ियों 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है, कि पहले मैंने आपको बेची अब वापस आपसे भाड़े पर ले रहा हूँ। तो देखो आप किस प्रकार से किसानों को पिसा गया, ये अंग्रेजी कुचक्कर की वजह से। हर तीसरे साल एक नया बंद पत्र। अब अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया कि जो ऋण पत्रण 3 साल ही रहेगा, उसके बाद में अगर कोई लोन वोन है तो वो सब उष्ट हो जाएगा। अब साहूकारों ने चालाकी क्या कर दी कि 3 साल होते एक नया ऋण पत्र बंधवा लेते कि लोन चाहिए, ऋण चाहिए तो ये इस पे साइन करो, तो हर 3-3 साल से रिन्यू कर लेते, तो कोई इसमें खास, और बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते तो कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ा। कर्ज कैसे बढ़ते गए, मिश्र धन, वो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उस वजह से। दक्कन दंगा आयोग, अब दक्कन में जो दंगे हुए तो उसमें वहाँ पर आयोग की स्थापना हुई, तो दंगे के कारणों की छानबीन की, जांच आयोग बिठाया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी रिपोर्ट पेश की गई। तो याद रखना होगा कि ये जो जितने भी ये सरकारी स्रोत है तो इनमें अंग्रेज़ों के अनुसार जो है वो बताया गया है, इसमें सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह से नहीं थी, सारा दोष ऋणदाताओं पर डाल दिया कि सारी की सारी कमी साहूकारों की है, अंग्रेज़ों की और सरकारी नीतियों की कोई कमी नहीं है। ये रिपोर्ट पेश की गई। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ जो स्रोत काम में लिए गए हैं, जैसे बुकानन का विवरण है, दक्कन के जो दंगे का है रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट थी, तो ये सब सरकारी स्रोत थे और इनमें कहीं ना कहीं एक तरफा ही इसमें लिखा गया है। तो एक इतिहासकार को स्रोतों का सावधानी से अध्ययन करना पड़ता है। अब कुछ काल रेखा है, जैसे 1765 याद रखें, बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई कंपनी को, ठीक है, वो आपको याद होगा ना, इलाहाबाद की संधि। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 93 में इस्तमरारी बंदोबस्त, और 1818 में बम्बई में पहला राजस्व बंदोबस्त, कौन सा, रियायतवाड़ी, और 1875 में रैयतों ने बगावत कर दी। ठीक है, अब थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था, तो जोतदार का गांव के ऊपर दबदबा था और किसानों को ऋण वगैरह देते थे इत्यादि। ज़मींदार लोग अपनी जिम्मेदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे, तो वही है, नीलाम करते तो अपने लोगों को कर देते, लठेत भी थे। पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई, तो नकारात्मक दर्शाई, थोड़े डरे हुए थे और उनका सहयोग नहीं किया, अपने हिसाब से जीवन जिया। संथालों ने विद्रोह क्यों किया, पहले तो उनका सपोर्ट कर रहे थे, फिर जब इनके जीवन में हस्तक्षेप किया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि उनसे पहले ऋण दिया फिर दिया नहीं इत्यादि। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर पर भी आप विचार कर लेना जो भी पढ़ाया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप कमेंट करेंगे कि इसका पार्ट 2 यानी पार्ट 2 भी लाया जाए तो हम उस पर जो है कल वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।